हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया यूनिट जो कि है 5th यूनिट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें जो है आपको जैसे कि बता रही हूँ मैं कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेनली जो हमको करने ही हैं आरजीपीवी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो उसमें जो आप लोगों ने 2 थ्योरम्स पढ़े होंगे, एक था गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम और एक था आपका स्टोक्स का कर्ल थ्योरम। ये एक्चुअली क्या इन दोनों थ्योरम्स में बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए मैं इन दोनों थ्योरम को जो है एक साथ ले रही हूँ कि यदि आप कंपैरिजन करके उसको याद करेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसानी से तैयार होंगे। इसके अलावा ये जो यूनिट था, ये इस यूनिट को मैंने बहुत डिटेल में स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को इस यूनिट में जो मेन इसके कहना चाहिए मैथमेटिकल फंक्शंस थे, एक था आपका ग्रेडियंट, एक था आपका कौन सा डाइवर्जेंस और एक था आपका कर्ल। इन सबको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इवन मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बहुत अच्छे से लिया है। तो यहाँ तो मैं दोनों को कंपेयर करते हुए ले रही हूँ, हो सकता है मे बी कुछ शॉर्ट में भी हो। तो यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो जो मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा लिंक देती हूँ अपने मेन वीडियोज़ की जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, उनको आप ज़रूर देख लें। साथ में एक और प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं, बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे पूछते हैं मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो यदि आप लोगों को मैं बार बार यही बता रही हूँ कि आप लोग जो है drritutiwari.in, यदि आप ये जैसे ही टाइप करते हैं तुरंत मेरी वेबसाइट ओपन होती है। यदि आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल पे आप उसको जनरली स्क्रॉल करते हुए लास्ट तक जा रहे हैं तो आपको नोट समझ में नहीं आ रहे हैं। तो यदि आप मोबाइल पे भी देखेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको 3 बार नज़र आएंगे। आप यदि इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट सेक्शन दिखेगा और स्टूडेंट सेक्शन को क्लिक करते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी दिखेगा कि डाउनलोड नोट्स। उसमें सिर्फ एक ही पीडीएफ पड़ा हुआ है जिसमें 5 यूनिट्स एक साथ हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ वो मैं लिख देती हूँ समझाने के लिए, बट उसको प्रॉपरली आप किस में से निकाल सकते हैं, मेरी वेबसाइट में से उसको निकाल सकते हैं। ये डाउट बहुत बच्चों को आ रहा है, इसलिए मैंने आज सबसे पहले क्लियर किया, क्योंकि इन दोनों यूनिट्स में भी मैं आपको थ्योरेटिकली तो बता रही हूँ, लेकिन किस तरीके से आप उसको कैसे खुद तैयार करेंगे नोट्स को देख के, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की। तो आप drritutiwari.in को नोट कर लीजिए। वैसे मेरी जो वीडियोस होते हैं उन पर लिखा भी आता है बार बार कि डाउनलोड नोट्स फ्रॉम दिस वन, बट हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट्स पे ध्यान ना दिए हों। तो ये कई बच्चों का डाउट आया, इसलिए मैंने बताया। तो आप भी आज मैं ये जो थ्योरम्स करा रही हूँ इनका थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में यदि मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन कभी कभी 10 मार्क्स के हिसाब से भी आता है और कभी कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हिसाब से भी आता है। मतलब कोई भी एक थ्योरम, या तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक का थ्योरम। बाई चांस अगर स्टोक या गॉस का थ्योरम 10 मार्क्स का आता है तो 10 मार्क्स में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको उसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा बोर्ड पे बता पाऊँ, लेकिन मैंने उसको नोट्स में दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। बाकी इसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, वो सब मैं आप लोगों को कंपेयर करते हुए पूरा क्लियर करूँगी। और थ्योरेटिकल प्रूफ आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, और आज चूँकि आपको मैं यहाँ पूरा क्लियर कर दूँगी, समझा दूँगी, तो आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखें, आप उसको रटें ना, क्योंकि वो रटने में आपको काफ़ी लेंदी लगेगा। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका कौन सा, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, और दूसरा है आपका कौन सा, स्टोक का कर्ल थ्योरम। ध्यान रखें, बार बार बता रही हूँ, यदि 10 मार्क्स का आया तो थ्योरेटिकल प्रूफ भी देना होगा और मैथमेटिकल प्रूफ भी देना होगा। और यदि 4 मार्क्स का आया तो मैं आपको जो यहाँ लिख रही हूँ, यानी जो आपका स्टेटमेंट है, जो मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन में कराऊंगी, सिर्फ आप अगर उतना भी कर देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, पूरे 4 मार्क्स। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आपसे पूछा ही जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट यदि हम देखते हैं, वैसे इसका जनरल यूज़ मैं बता दूं, यूज़ तो कई हैं, एप्लीकेशंस तो कई हैं, मैंने बताए भी कई हैं, लेकिन अभी फिर से भी रिपीट कर दूं तो जनरली ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन डबल में कर सकता है, और डबल का किस में कर सकता है, ट्रिपल में कर सकता है, जिनकी ज़रूरत में आगे मैक्सवेल इक्वेशंस में और आगे भी कई इक्वेशंस में पढ़ने वाली है। और जो स्टोक का होता है वो जनरली सिंगल को डबल इंटीग्रल में या डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये एक कहना चाहिए नॉर्मल सा एप्लीकेशन है जो आपको
मतलब इतना कम पढ़ते हुए भी समझ में आ सकता है। तो इसका स्टेटमेंट यदि मैं देखूं तो स्टेटमेंट खुद अपने आप में इतना टिपिकल है, तो उसको मैं आपको पढ़ती जाऊंगी, बट आपको याद किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। मतलब हम कोई भी क्या लेंगे, वेक्टर फील्ड लेंगे जिसका हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। इसको आप देखें, मैंने बहुत डिटेल समझाया है कि क्या होता है डाइवर्जेंस, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअल में क्या होता है, बट यहाँ सिर्फ सिंपली स्टेटमेंट ले रही हूँ। द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर एनी वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। अब ये जो देख के ही आपको लग रहा है कि समझ नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं इसका स्टेटमेंट लिखना शुरू करूँ तो आप मेरे स्टेटमेंट से इसको आराम से बना लेंगे। द वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसका इस पे हमको क्या लेना है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डेफिनेटली हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे लिया जाता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी मैंने मान ली ए। वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका वेक्टर ए हो गया, चूँकि वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हुआ है तो साथ में आपका क्या आ गया, डीवी आ गया। ये जो है किसके बराबर होता है, ये डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो जाता है, जबकि हमारे पास जो आपका वेक्टर होता है वही होता है, चूँकि सरफेस इंटीग्रल है तो साथ में कितना आ जाता है आपका ds। अब इसको यदि मैं पढ़ना शुरू करूँ, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड over any volume V is equal to the surface integral of that vector field। वही लिखा हुआ है, over value is equal to the surface integral of that vector field over closed surface। बिल्कुल सिंपल है। तो आपको बजाय स्टेटमेंट रटने के आपको सिर्फ ये याद रखना है। इसको याद रखेंगे तो कैसे करेंगे, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करेंगे। एक और क्लू दे देती हूँ, कई बार बच्चे गलती इसमें भी करते हैं, कि ये जो मतलब ए है, जो डाइवर्जेंस है किसके साथ लगाना है, बिकॉज वेक्टर फील्ड सेम होता है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डाइवर्जेंस इधर लगा देते हैं। याद रखना इसका क्लू ये है कि डाइवर्जेंस उसके साथ ही लगेगा जिसके साथ क्या होता है, वी होता है। मतलब डाइवर्जेंस का वी और डीवी हमेशा किसके साथ आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। तो ये आप एक एनालॉजी टाइप के दिमाग में रखें कि डाइवर्जेंस का वी और डीवी क्या होंगे, एक साथ होंगे, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी कि मुझे किस वेक्टर फील्ड के साथ में क्या लगाना है, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। और जो मैंने बोला था कि इसका उपयोग यही होता है कि ट्रिपल को डबल में, डबल को आप ट्रिपल में कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे। ठीक है, अब मैं अगर स्टोक की बात करूं तो स्टोक का जो ये जैसे डाइवर्जेंस का थ्योरम है, तो स्टोक जो है वो है कर्ल का थ्योरम। अब कर्ल क्या होता है पूरा डिटेल में आपको बता ही चुकी हूँ पहले के वीडियोज़ में। तो अब यदि मैं कर्ल पे आती हूँ तो ये जो है ये क्या कहता है, ये भी इसकी भी स्थिति वही है कि द फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए एनक्लोज्ड बाय सरफेस। इसको भी मैं पूरा बजाय पढ़ने के इसको लिखना शुरू करती हूँ। इसमें हमने क्या लेना है, एक सरफेस इंटीग्रल लिया, एस लिया। ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल लेना है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, CURL भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल क्रॉस। और वेक्टर फील्ड, कर्ल हमेशा एक वेक्टर फील्ड का ही लिया जाता है, तो वेक्टर फील्ड आपका क्या हो गया, ए। चूँकि सरफेस इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, DS। ये आप यहाँ पर भी सोच सकते थे ऐसा। अगर डेल के फॉर्म में लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट ए, और साथ में क्या लिख सकती हूँ, DV, और क्या लगा हुआ है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस। कौन सा है ये, कैसा इंटीग्रल है, लीनियर इंटीग्रल है, क्लोज लीनियर इंटीग्रल है। वेक्टर फील्ड आपका क्या है, ए है, लीनियर इंटीग्रल है तो साथ में क्या आएगा, DL। बना लीजिए स्टेटमेंट, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस S इज इक्वल टू द लीनियर क्लोज इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो ये आपका और ऑटोमेटिकली ऊपर का बन गया। ठीक है ना, तो बजाय स्टेटमेंट रटने के आप क्या रटेंगे, सिर्फ और सिर्फ
आपका जो स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है वो याद करेंगे, उससे उल्टा स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट को रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ऐसा मैंने बोला कि ऐसा हो जाता है, तो यदि ये हम थ्योरेटिकली समझना चाहें तो ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल आपका सरफेस बन जाता है, कैसे आपका सरफेस इंटीग्रल क्या बन जाता है, लीनियर बन जाता है। तो मैं कोई आर्बिट्री सरफेस लेती हूँ, आर्बिट्री मतलब मैंने उसका कोई निश्चित शेप नहीं लिया है, किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है, लेकिन ये किससे मिलके बना है, छोटे छोटे से क्यूब से मिलके बना सकते। जैसे आप लोग जनरली जो क्यूबॉइड होता है उससे खेलते हैं आप लोग, जो आपकी पजल आती है जो आप उससे खेलते हैं, आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें वो छोटे छोटे जो कलर्स के पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के 3 डायमेंशनल पार्ट्स होते हैं, और हम उनका क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम मानते हैं। और आपका जो क्यूबॉइड होता है उसका जो शेप होता है जनरली जिससे खेलते हैं, पजल खेलते हैं, वो जनरली क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। तो मान लीजिए ये वही क्यूबॉइड है, और इसके हम कोई 2 क्यूबॉइड पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि कहाँ पर हैं, सेंटर में हैं। तो आपने डाइवर्जेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से डाइवर्जेंस के टाइप्स भी पढ़ाए थे, और डाइवर्जेंस में आपने देखा है कि जो फ्लक्स आपका क्या होता है, आपका जो फ्लक्स अंदर आता है जिसको आप बोलते हैं जो एंट्रिंग फ्लक्स होता है, एंट्रिंग फ्लक्स को हम हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव। और जो फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से बाहर जाता है, आउट गोइंग होता है, उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। अब इसके लिए मुझे थोड़ा अधूरा तो लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को वापस से बहुत डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं उन पर जाके इसको आप देख ज़रूर लें, ताकि आपको यदि किसी ने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो भी कम से कम उनसे क्या हो सके, वाकिफ़ हो सके। क्योंकि बिना ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को समझे आगे बढ़ना, मेन क्वेश्चन पे आना, 10 नंबर के क्वेश्चन पे आना पॉसिबल नहीं है। और तो एंट्रिंग फ्लक्स जो है, किसी भी सरफेस में जो फ्लक्स क्या होगा, एंटर होगा, वो जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो फ्लक्स क्या होता है, बाहर की तरफ जाएगा, वो फ्लक्स जनरली क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ जो है, यदि मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ फ्लक्स के रूप में, अगर ये फ्लक्स लाइंस अंदर आती हैं, फ्लक्स क्या है, अंदर क्यों आता है, बाहर क्यों निकलता है, ये सब आप उसमें देखेंगे, जिसमें मैंने आपको इवन कहाँ से स्टार्ट लिया था कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से कुछ फ्लक्स लाइंस ये कहना चाहिए 2 वॉल्यूम कंसीडर कर रही हूँ मैं। एक वॉल्यूम का नाम V1 है, एक वॉल्यूम का नाम मैंने दे दिया V2। तो ये वॉल्यूम जो है जिस सरफेस से घिरा हुआ है, जितने सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको नाम मैंने दे दिया S1, और ये जिसको ऑक्यूपाई कर रहा है मैंने इसको नाम दे दिया S2। और एक कोई थर्ड वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया है जो कि कहाँ पर है, एकदम बाउंड्री पर है, कहीं मिडिल में, बीच में नहीं है। तो ऐसे तो मैंने 3 लिए हैं, लेकिन यहाँ ऐसे ढेरों हो सकते हैं, ढेरों वॉल्यूम भरे होंगे इसके अंदर, और ये वॉल्यूम मिलके क्या है, एक सरफेस को क्या कर रहे होंगे, ये सरफेस के द्वारा क्या होंगे, एनक्लोज्ड होंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं ये सेंटर के 2 लेती हूँ तो ये फ्लक्स जो अंदर आ रहा है, ठीक है ना, मान लो ये फ्लक्स अंदर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला है कि एंट्रिंग फ्लक्स हमेशा कितना होता है, नेगेटिव। तो इस फ्लक्स को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस फॉर्म में लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। अब उसके दूसरे सरफेस से वही फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने वाला आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके ही एडजेसेंट, उसके जस्ट बाजू में दूसरा वॉल्यूम उससे लगा हुआ है, तो ये जो इससे निकलेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है, आउटगोइंग है, इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वॉल्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। चूँकि फ्लक्स की मात्रा वही है, सेम अमाउंट है, तो सेम अमाउंट की मात्रा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट मिलके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही जब ये फ्लक्स, जब इस सरफेस से कोई फ्लक्स निकलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन उसके बाजू में अगर कोई वॉल्यूम बैठा होगा तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए मतलब कहने का कि हर वॉल्यूम की जो कॉमन वॉल मिलती जाएगी, कॉमन वॉल एक दूसरे का इफेक्ट क्या करती जाएगी, कैंसिल करती जाएगी। और जैसे जैसे वो कैंसिल करती चली जाएगी तो अल्टीमेटली यदि मैं ये कॉर्नर के वॉल्यूम की बात करूं तो कॉर्नर के वॉल्यूम पे मान लीजिए ये फ्लक्स एंटर हुआ, तो ये फ्लक्स एंटर हुआ, ये फ्लक्स बाहर गया। आने वाला फ्लक्स जो है आपका, जो एंटर हो रहा है ये नेगेटिव है, निकलने वाला क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ चूंकि कोई एडजेसेंट वॉल नहीं है,
इसलिए यहाँ का फ्लक्स जो कि एंटर हो रहा है, सिर्फ ये फ्लक्स शेष रह जाएगा। बाकी अंदर के जितने वॉल्यूम में फ्लक्स अंदर जा रहा था और बाहर निकल रहा था, वो अपना इफेक्ट क्या कर चुका होगा, कैंसिल कर चुका होगा। तो जितना फ्लक्स इस बाउंड्री, इस सरफेस से अंदर आया और जितना फ्लक्स कॉर्नर से कहाँ गया, बाहर गया, सिर्फ उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो यदि मैं इसको मैथमेटिकली कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि ये सारे वॉल्यूम जो थे ये अपने आप को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, पूरी तरीके से किस में बदल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, सरफेस। क्यों? क्योंकि इंटरनली सारे वॉल्यूम एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। इस प्रकार से जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल में। काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने समझाया है, लेकिन मैंने लिखा उसको बहुत तरीके से है, तब भी यदि आपको वो लेंदी लगता है नोट्स में, तो आप इसको समझ अगर लिए हैं तो आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में इसको समझा दें, डायग्राम बस याद रखें आप इसका। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल प्रूफ, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम आते हैं किस पर, स्टोक के थ्योरम पे। तो जैसा यहाँ डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस मतलब होता था फैलना, ऐसे ही स्टोक का थ्योरम जो है वो किस पे आधारित है, कर्ल पे। कर्ल का मतलब क्या होता है, रोटेशन। तो रोटेशन के उसमें अगर हम देखें, और जैसा हम बात करते हैं कि हम यहाँ कोई एक सरफेस लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ भी कोई आर्बिट्री सरफेस ले लिया, ये जो सरफेस होगा डेफिनेटली उसको यदि मैं यूनिट पोर्शंस में डिवाइड करूँ तो मैं कुछ ऐसे इसको डिवाइड कर सकती हूँ, ये इसके यूनिट पोर्शंस होंगे, ठीक है। मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ सिर्फ 3 पोर्शन। एक पोर्शन लिया मैंने सपोज S1, एक पोर्शन लिया S2 और एक पोर्शन लिया इसका S3। तो यहाँ हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ हमको उस वेक्टर का रोटेशन देखना है, ना कि ये देखना है कि कितना एंटर हो रहा है और कितना बाहर निकल रहा है। तो यहाँ यदि मैं इसका रोटेशन देखूँ, मैं इसको क्लॉकवाइज ही ले लेती हूँ, जिस तरह से घड़ी चलती है। घड़ी के भी 2 आपका डायरेक्शन अगर आपका कर्ल के उसमें होगा तो 2 ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, मान लो ये घड़ी का डायरेक्शन है और मैंने बनाना शुरू किया, तो ये आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एरो मैंने जो ड्रॉ किए हैं, मतलब अगर हम एरो के फॉर्म में लें तो कुछ इस तरीके से होगा, घड़ी इस तरीके से चलती है। तो अगर एक पोर्शन के लिए मैंने ये डायरेक्शन लिया है, तो चूंकि इस सरफेस में तो डेफिनेटली सेम वेक्टर है, तो उसका दूसरे का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या है, सेम है। मतलब इसका भी जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ऑटोमेटिकली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन वॉल है, यहाँ फिर ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं, अपोजिट। जबकि मैंने अपोजिट नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ किसको फॉलो किया है कि हम अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मैंने सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया है। इसको यदि आप उल्टा भी करके देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी करके देखेंगे, तो भी आपको कॉमन वॉल पे हमेशा क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। फिर यही बात है कि चूंकि अमाउंट सेम है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली फिर मैं आती हूँ किस पे, सरफेस पे। तो यदि सरफेस का रोटेशन देखूँ, तो यदि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इसके लिए कोई कॉमन वॉल नहीं मिल रही है, तो इसका जो रोटेशन है, इसका ये रोटेशन क्या रहेगा, बना रहेगा, शेष रहेगा। और बाकी का रोटेशन जो इसके बाजू वाला होगा, ये बाजू वाले का यदि मैं देखूँ तो बाजू वाले का जो रोटेशन होगा, फिर उसके अनुसार इसका भी रोटेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो ये पूरा सरफेस जो है इंटरनली, इसके जो सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के रोटेशन का इफेक्ट क्या कर चुके होंगे, कैंसिल कर चुके होंगे। तो बचा क्या, सारा यदि अंदर का सरफेस कैंसिल हो गया, तो मेरे अपने पास जो बची है वो क्या बची है, सिर्फ सरफेस की बाउंड्री। बाउंड्री जो बची हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंटीग्रल। और चूंकि ये बाउंड्री क्लोज्ड है तो इसको हमने बोला है क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल। तो इस तरीके से ये पूरा सरफेस जो है, यदि हमने इसका कर्ल लिया है, तो ये पूरा सरफेस इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये हुआ इसका क्या, थ्योरेटिकल प्रूफ। इसको भी प्रॉपरली लिखा हुआ है नोट्स में, इसको भी आप सिर्फ पढ़ेंगे लेकिन रटेंगे नहीं, इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे, सिर्फ याद क्या रखेंगे, डायग्राम याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों में तुलना करके बताई कि ये दोनों किस तरीके से हैं, इंटीग्रल चेंज करने के काम में आते हैं। साथ में ये याद रखना है ना, स्टेटमेंट याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इससे आप इसका स्टेटमेंट बनाएंगे और इससे आप इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं रटेंगे, थ्योरेटिकल प्रूफ के लिए सिर्फ याद रखेंगे क्या, डायग्राम,
ठीक है। बाकी जो है जिसके लिए मैं हेल्पलेस थोड़ा फील कर रही हूँ कि मैं आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, शब्द तो नाम बड़े बड़े ले रही हूँ बट इनको अभी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ इन क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर कंसल्ट कर लें, देख लें, ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी मैं इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, मैंने स्टेटमेंट दिया, अब मैं इसका बताती हूँ आपको मैथमेटिकल प्रूफ। इस तरीके से आपका पूरा 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिकल प्रूफ। नाउ मैथमेटिकल प्रूफ जो आपको डायग्राम समझाया था उसी को लेके चलते हैं कि कंसीडरिंग अ वॉल्यूम V एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस S, ये पूरा वॉल्यूम V है जिसके अंदर छोटे छोटे से वॉल्यूम हैं और जो इस सरफेस से क्या है, एनक्लोज्ड है। दिस वॉल्यूम कैन बी डिवाइडेड, जैसा हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं किसी भी चीज को यूनिट लेना बहुत छोटे छोटे, तो दिस वॉल्यूम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे से एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे डेफिनेटली चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के ही छोटे छोटे से एलिमेंट्स होंगे, और वॉल्यूम्स V1, V2, V3 एटसेट्रा विच आर एनक्लोज्ड बाय सरफेसेस। हर वॉल्यूम का सरफेस अलग होगा, जैसा मैंने बनाया हुआ था। V1 किससे एनक्लोज्ड है, S1 से, V2 किससे एनक्लोज्ड है, S2 से, V3 किससे एनक्लोज्ड है, S3 से। तो इस तरीके से यदि हम इसको डिवाइड कर दें इस पूरे को, तो जो डेफिनेशन कहती है बाय द डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, द डाइवर्जिंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। डाइवर्जिंग फ्लक्स अभी हमने निकाला था, थ्योरेटिकली समझा था, वो फ्लक्स जो पर यूनिट वॉल्यूम से, यही समझा था कि पर यूनिट वॉल्यूम एंटर कर रहा था, पर यूनिट वॉल्यूम बाहर निकल रहा था। तो डाइवर्जिंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम यदि मैं लिखूं और एक पर्टिकुलर किसी भी एरिया को, सपोज मैंने इस V1 को पकड़ा, तो फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट एलिमेंट उसको नाम हमने कॉमन नाम दे दिया ith। I में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 किया तो V1, I में 2 पुट किया तो आपका V2। तो यदि मैं ऐसा रखती हूँ तो जो डेफिनेशन क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जिंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें फ्लक्स की डेफिनेशन हमने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। फ्लक्स हमेशा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, और कैसा होता है, पर यूनिट एरिया। इसलिए इसके साथ कौन सा इंटीग्रल आया है, डबल आया है। वेक्टर फील्ड आपका सेम है, डबल इंटीग्रल है, इसलिए साथ में डी आया है। हो सकता है कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे ds भी लिखा मिले, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और पर यूनिट क्या वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ हर जगह आई लगाया हुआ है। आई लगाया हुआ मतलब हम कंसीडर किसी एक वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। मान लो ये 1 है, तो यहाँ हर जगह हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 के लिए बात कर रहे हैं। हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको यदि मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो ये चीज यहाँ आ जाती है, यहाँ क्या बचता है, सिर्फ ये बचता है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने बोला कि आई की वैल्यू हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यदि मुझे एक वॉल्यूम नहीं, इस सरफेस में तो ऐसे कई वॉल्यूम्स हैं, तो यदि मुझे इस पूरे सरफेस के लिए लेना है तो मुझे सारे छोटे सारे वॉल्यूम्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको अब थोड़ा सा क्या करूं, एनहेंस करूं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसको डाइवर्जेंस ऑफ A1 की V1, फिर डाइवर्जेंस ऑफ A2 V2, इस तरीके से मैं इसको अगर मैं ओपन करूं तो ऐसे करके लिख सकती हूँ। और यदि इसको मैं अब इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो चूंकि ये वॉल्यूम के ऊपर है तो इंटीग्रल कौन सा आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस आएगा, A आया, और साथ में हमने क्या कोएफिशिएंट ले लिया अपना dv। यहाँ हम पर्टिकुलर I देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो जैसा आपका ये हुआ, सिमिलरली ये जो हुआ इसका जो कहना चाहिए प्लस हुआ, ऐसा ही सिमिलरली जब हम वॉल्यूम को हर एक मतलब कहना चाहिए पार्ट पर लेके जा रहे हैं, हर एक पार्ट पर लेके जा रहे हैं, तो वैसे ही सरफेस भी हर पार्ट पर जाएगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसका समीशन देखें तो इसको भी हम बोल सकते हैं A dA1 dA2, और इसको भी यदि मैं प्लस करूं या पूरा कंबाइंड करूं तो चूंकि ये एरिया है तो एरिया किसके फॉर्म में कंबाइंड होगा, डबल इंटीग्रल के फॉर्म में कंबाइंड होगा। और लास्ट में आपके सामने यदि मैं देखूं तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको 2 वैल्यूज मिली हैं, जो इक्वेशन 2 से मिली है और 3 से मिली है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ, ये आपका किसका है, ये वेक्टर फील्ड का है, V है, dV है, मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
और जो ये है, ये जो है ये क्या बन चुका है, इक्वेशन नंबर 3, यानी बन चुका है डबल इंटीग्रल, ये वेक्टर फील्ड ए ही है, सरफेस इंटीग्रल क्या बन चुका है, ds, यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से ये जो है थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। मैंने कहा था प्रूफ काफी सिंपल है, सिर्फ इसको समझना कठिन है। तो इसमें याद रखने, कैसे याद रखेंगे, मैं आपको शुरू से इसके क्लू ही दिए जा रही हूँ कि स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ उसका मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है, थ्योरेटिकल याद नहीं करना है, सिर्फ उसका आप डायग्राम याद कर लीजिए। और मैथमेटिकल में भी आपको जो क्लू दे रही हूँ वो ये है कि आप सिर्फ डाइवर्जेंस की डेफिनेशन याद रखेंगे, और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है डाइवर्जिंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और फ्लक्स को लिखा जाता है डबल इंटीग्रल, जो भी फील्ड होता है, ई हो तो ई डॉट, बी हो तो बी डॉट, जो भी वेक्टर होता है उसके साथ है। मान लो ए ले रहे हैं तो आप ए ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आप ई ले लेते, मैग्नेटिक फील्ड होता तो आप बी ले लेते, साथ में कितना आएगा ds, क्योंकि पर यूनिट एरिया कहलाता है फ्लक्स, और ये डाइवर्जेंस क्या कहलाता है, पर यूनिट वॉल्यूम। और आप इसको क्या करेंगे, इस vi को आप इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी, बस खत्म, इतना, ठीक है ना। तो यदि इतना लंबा चौड़ा प्रूफ जो है वो आपको मात्र 2 या 3 पॉइंट्स में याद रह सकता है, क्योंकि यदि आने को आया तो ये पूरा 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है ना। अब सिमिलरली मैं चूंकि आपको साथ में ही कंपेयर करा रही हूँ, तो जैसा आपका ये डायग्राम था वैसा ही आपका ये डायग्राम है। जो लैंग्वेज मैंने यहाँ यूज की वही आप सेम यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो कि यहाँ आप किसको कंसीडर कर रहे हो, कंसीडरिंग अ सरफेस एस, वहां कर रहे थे कंसीडरिंग अ सरफेस एस एनक्लोज्ड, क्या कर रहा था, एनक्लोज कर रहा था, छोटे छोटे से वॉल्यूम कर रहा था। इधर करेंगे एनक्लोज्ड एज यूनिट एलिमेंट्स, लाइक क्या क्या है इसके, एनक्लोज किससे है, ये छोटे छोटे से यूनिट एलिमेंट दिए हुए S1 S2 छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, और इनकी जो बाउंड्री है क्लोज्ड। इस जैसे मान लीजिए ये सरफेस लिया तो इसका जो छोटा पार्ट हो गया बाउंड्री का, ये क्या हो गया L1 हो गया। यहाँ कोई दूसरा सरफेस आया तो इसमें जो बाउंड्री का ये पार्ट लिया ये क्या हो गया L2। यहाँ कोई सरफेस आया, बाउंड्री का पार्ट लिया L3 L4। तो ऐसे करते करते यदि मैं सारी बाउंड्री के पार्ट्स जोड़ दूं तो पूरी बाउंड्री कैसी बन जाएगी, क्लोज बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे सरफेस S1 है, मान लो S1 से जो क्लोज बाउंड्री है वो L1 है, S2 से क्लोज बाउंड्री है L2 है, इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ जैसे डाइवर्जेंस की डेफिनेशन याद रखना थी, यहाँ किसकी डेफिनेशन याद रखनी है, कर्ल की। दोनों बिल्कुल एक से हैं। तो अब यदि कर्ल की डेफिनेशन लगते हैं तो कर्ल की डेफिनेशन कहती है लाइन इंटीग्रल ऑफ जो भी वेक्टर फील्ड दिया है उसका, अब और किसका, पर यूनिट, जहां वहां वॉल्यूम था यहाँ क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया। फिर हमने इस आयत एलिमेंट को लिया है, यानी कोई भी एक एलिमेंट को लिया है, जैसा आप वहां पे vi यहां से यहां लाते थे, ऐसे ही आप पर यूनिट पे dsi इधर लेके आ जाएंगे। ये आ गया पर, ये एक एलिमेंट के लिए लिया है, किसी एक की बात की है। यदि मैं इसको कंप्लीट सरफेस पे ले लूं, सारे सेगमेंट्स पे ले लूं, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखूंगी, और इन सब का जैसे i की वैल्यू 1 रखी तो ये 1 हो गया, 2 रखी तो 2 हो गया। ये क्या होगा, इन सब का समेशन जो होगा, चूंकि सरफेस है तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सरफेस, ये आ गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जैसा आपने इस तरफ किया वैसे ही आप इस तरफ भी कर सकते हो। यहाँ भी छोटी छोटी सी ये सारी बाउंड्रीज हैं जो प्लस होने वाली हैं, क्योंकि छोटी छोटी है इसलिए कई जगह इसको dl लिया हुआ है, मतलब कंप्लीट मिलकर क्या बन जाएगा, आपका L बन जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको भी ओपन करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, a dl1 dl2 dl3 इस तरीके से। तो यदि मैं कंप्लीट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगी, पूरी क्लोज बाउंड्री बन जाएगी। तो क्लोज इंटीग्रल लिख दिया a डॉट dl, क्वेश्चन नंबर आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया और 3 हो गया। जैसा आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 यहाँ होता था और दोनों मिलके आपको क्या रिजल्ट देते थे कि आपका क्या आ जाता था, डिजायरेबल जो भी रिजल्ट होता था वो आता था। तो यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 से आपका आ गया डबल इंटीग्रल, फिर आ गया आपका क्या, कर्ल ऑफ ए, डबल इंटीग्रल है तो ds आ गया, इज इक्वल टू पूरा क्लोज हो गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ गया, वेक्टर फील्ड ए है तो a डॉट आ गया dl। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट किया है आपने इक्वेशन नंबर 1 में।
तो दोनों को मैंने आपको साथ में इसीलिए पढ़ाया कि आप अगर एक को तैयार कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना करते जाएंगे, यहाँ वॉल्यूम लिया है, यहाँ क्या लेते जाएंगे, सरफेस। यहाँ वॉल्यूम लिया है तो एनक्लोज्ड सरफेस से है, यहाँ सरफेस लिया है तो एनक्लोज्ड किससे है, लीनियर बाउंड्री से है। बस इतना सा अंतर है। इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लें, थ्योरेटिकल बिल्कुल ना रटें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं आरजीपीवी के, स्टोक्स का थ्योरम और गॉस का थ्योरम। अब अगले जो है आपके मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस हैं, उनको लेके मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।